हेलो एंड वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं एसपी पांडे। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम अभी तक बात कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात की, लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में बात की, इलास्टिसिटी को हमने समझने की कोशिश की। उसी क्रम में, उसी से मिलता जुलता या उसी के आगे के एक्सप्लेनेशन में द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम डायरेक्ट लॉ को समझें, एक टेक्निकल वर्ड है यूटिलिटी, जिसे हमें तुरंत क्लियर कर लेना जरूरी है। इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं तो उस कंजम्पशन के बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन फील होता है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। यानी कि किसी भी वस्तु को प्रयोग में लाने के बाद जब एक कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है तो वो वस्तु उसके लिए कुछ यूटिलिटी प्रदान कर रही होती है। यानी सिंपल सी बात है कि यूटिलिटी बेसिकली गुड्स का एक कैरेक्टर है। जब हम उसे यूज करते हैं तो बीइंग अ कंज्यूमर हमें वो फील होता है, बीइंग अ कंज्यूमर हम उसे महसूस करते हैं। तो ये यूटिलिटी की बात है जिसे आपको क्लियर रखना है कि यूटिलिटी जो है वो एक रिटर्न सेटिस्फैक्शन है जो हम कभी भी कोई चीज कंज्यूम करते हैं तो हमें मिलती है। अब ये यूटिलिटी किस तरीके से बिहेव करती है वो हम पढ़ते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ में। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसे पढ़ना है। इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एक तो यही है कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसी में एक कंपोनेंट होता है, आगे इसी का ही हिस्सा है, दैट इज द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और इसी से एक सवाल वो और बना लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये सब हम यहीं पे समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत इजी टॉपिक है, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। बस पेन कागज के साथ हमारे साथ जुड़िए और जो जो चीज आपको नोट करने लायक रह रही है वो आप नोट करते चलिए। तो पहले लिटरली समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स में द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है। तो देखिए, मैंने लिख रखा है कि एज वी कंज्यूम मोर ऑफ अ गुड, the amount of satisfaction produced by each additional unit of that good decline। सिंपल भाषा में कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु के अगली यूनिट का कंजम्पशन करते जाते हैं, हर अगली यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी घटती जाती है, डिमिनिश होती जाती है। यानी कि जैसे जैसे किसी वस्तु के अगली इकाई का कंजम्पशन किया जाता है, अगली इकाई को हम कंज्यूम करते हैं, हर अगली इकाई से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है, जो यूटिलिटी है, वो घटती जाती है। यही बेसिकली लॉ है। इस लॉ को एक्सप्लेन करने का काम, इस लॉ को एक्सप्लेनेशन देने का काम मार्शल ने किया और इसीलिए इसे हम मार्शल के लॉ के तौर पर काफी अच्छे तरीके से हम इकोनॉमिक्स में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो सब जानते हैं। मार्शल ने यही बात कही थी कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं, हर एडिशनल यूनिट जो आगे हम यूज कर रहे हैं उसके साथ जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती जाती है, वो घटती जाती है, वो डिक्लाइन होता जाता है उसका। अब इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं। जैसा मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाते समय बताया था कि उसमें भी आपको कुछ अजम्पशंस पढ़ने थे। वो अजम्पशंस मैंने बताया था कि फंडामेंटल वैल्यूज होती हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं या फंडामेंटल फैक्ट्स होते हैं, जिनके अवॉइड करने से, जिनको हम वायलेट अगर करेंगे तो लॉ जो होगा वो कंप्लीटली एनालाइज नहीं किया जा सकता। तो देखिए, अजम्पशंस बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। पहला क्या है, यूनिट्स ऑफ गुड शुड बी आइडेंटिकल। जो भी हम चीज प्रयोग में ला रहे हैं उसकी सारी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए कि हम किसी भूखियों को बिस्किट खिला रहे हैं। अब जिस ब्रांड का, जिस क्वालिटी का, जिस पीस का, जिस साइज का बिस्किट हमने उसे पहला दिया, उस कंजम्पशन के क्रम में अगर हम उसके अगले यूनिट यानी अगला पीस हम चेंज कर देंगे तो यूटिलिटी बदल जाएगी। यानी जब तक वो उस बिस्किट को कंज्यूम कर रहा है, एक ही ब्रांड का, एक ही साइज का, एक ही टेस्ट का हमें बिस्किट कंज्यूम कराना है, तब यह लॉ एप्लीकेबल होगा। यानी कि जो कंजम्पशन हो रहा है उस गुड्स को हमें चेंज नहीं करना है, ना तो साइज उसका, ना टेस्ट उसका, ना नेचर उसका। तो यूनिट्स ऑफ गुड शुड बी आइडेंटिकल।
अब जब बात आई है यूनिट्स की, तो ये भी समझ लीजिए कि ये लॉ सिर्फ उन्हीं चीजों पर लागू होगा, उन्हीं गुड्स पर लागू होगा, उन्हीं वस्तुओं पर लागू होगा जिन्हें हम यूनिट में कंज्यूम कर सकते हैं। अगर हम एक साथ ग्रॉस में कंज्यूम करेंगे तो उस पर लागू नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम मोटरसाइकिल को कंज्यूम करना चाहें, मोटरसाइकिल के सेटिस्फेक्शन को समझना चाहें, तो हमें पूरी मोटरसाइकिल को कंज्यूम करना पड़ेगा। हम उसे पीसेज में कंज्यूम नहीं कर सकते कि एक्सेलरेटर अलग से कंज्यूम कर लें, हार्न अलग से कंज्यूम कर लें, तो वहां ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम बिस्किट की बात करें तो वो पीसेज में होते हैं, वहां ये लॉ एप्लीकेबल होगा। इसी तरीके से जितनी भी चीज दुनिया में है जिन्हें हम गुड्स, जिन्हें हम यूनिट्स में, जिन्हें हम इकाई में, जिन्हें हम पीसेज में ब्रेक करके कंज्यूम कर सकते हैं, वहां एप्लीकेबल होगा। तो सारी जो हम यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं गुड्स की, वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगली बात, नो टाइम गैप इन कंजम्पशन। बड़ा गैप नहीं होना चाहिए, रेगुलर कंज्यूम करना है, लगातार हम उसे कंज्यूम करना है। नेक्स्ट, कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर शुड बी रैशनल। कंज्यूमर तार्किक होना चाहिए। जब वो किसी चीज को कंज्यूम करने का डिसीजन ले रहा है तो वो एक तार्किक कंज्यूमर होना चाहिए, इरेशनल कंज्यूमर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यानी फोर्थ है, नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब जो कंज्यूमर ने डिसाइड किया है कंज्यूम करने का, अगर उसी तरीके की दूसरी गुड्स जो है, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, उसकी प्राइसेस चेंज होंगी, तो जाहिर बात है कि जो कंज्यूमर है, जो ओरिजिनल गुड्स कंज्यूम करने गया है, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स उसी क्वालिटी की, उसी मिलती जुलती गुणवत्ता की सस्ती हो जाएगी, तो अपना कंजम्पशन बदल देगा। यानी एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस नहीं बदलने चाहिए, प्राइस रिमेन सेम रहना चाहिए। लास्ट वन इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। इसे मूड ऑफ द कंज्यूमर कह सकते हैं। ये नहीं कि सोच के कुछ गया और दुकान पर उसने कंजम्पशन का जो मूड है वो चेंज कर दिया। तो ये 5 बातें हैं, आप याद कर लीजिए, लिस्ट कर लीजिए। फर्स्ट वन इज यूनिट्स ऑफ गुड शुड बी आइडेंटिकल और होमोजीनियस। नो टाइम गैप इन कंजम्पशन। कंज्यूमर शुड बी रैशनल। नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। एंड लास्ट वन इज नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर और नो चेंज इन मूड ऑफ द कंज्यूमर। इतनी चीजें आपको अजम्पशंस में डाल देनी है। अब आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं थ्रू शेड्यूल एंड थ्रू ग्राफ। तो देखिए शेड्यूल में मैंने क्या किया हुआ है, ये आपने यूनिट्स लिख ली हैं। यूनिट्स में किसी गुड्स को ले लीजिए, सपोज करिए कि हमने एप्पल डाल दिया है, APPLE, हमने स्पेलिंग को शॉर्टली APP लिख दिया है। तो एप्पल को ले लीजिए, ऑरेंजेस को ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो एप्पल्स में मैंने 7 पीसेस यानी कि 7 यूनिट एप्पल को रख लिया है। इधर है MU यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, और इधर है टोटल यूटिलिटी। तो सबसे पहले यहीं पर 2 लाइन में समझ लेते हैं कि पहले मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ नेक्स्ट यूनिट एज ए मैटर ऑफ यूटिलिटी, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। हर अगली यूनिट का जो यूटिलिटी चेंज हो रहा है उसे क्वांटिटेटिवली हम क्या कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी के तौर पर जान रहे हैं। और TU क्या है, टोटल यूटिलिटी जो है वो एडिशन या एड ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है। ये जो टोटल हम कंजम्पशन करते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर लिखी हुई है। जैसा मैंने डिमिनिशिंग लॉ में अभी बताया कि हर अगली यूनिट यानी नेक्स्ट सक्सेसिव यूनिट के साथ जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो घटती जाती है। तो आप देखिए फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम किया है तो 20 यूनिट जो है वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर शो हो रही है। फर्स्ट यूनिट पर मिलने वाली यूटिलिटी को 20 लिखा गया है। इसके बाद आप देखिए लगातार क्या हो रहा है, घटती जा रही है। सेकंड पे 15 हुई, थर्ड पे 10 हुई, फोर्थ पर 5 हुई और फिफ्थ पर 0 हो गई। उसके बाद 6 जब यूटिलाइज किया गया तो नेगेटिव हो गई, -5 -5 लिखा हुआ है। एंड 7th जब यूटिलाइज किया गया तो -10 हो गई और नेगेटिव हो गई। तो आप क्या नेचर देख रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी का, हर अगली यूनिट के कंजम्पशन के साथ मार्जिनल यूटिलिटी जो हो रही है वो घटती जा रही है। अब यहीं पर टोटल यूटिलिटी को भी समझना है। टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करके टोटल यूटिलिटी हर बार मिलती है। तो फर्स्ट यूनिट के लिए तो वही रहेगी मार्जिनल यूटिलिटी भी और टोटल यूटिलिटी भी। सेकंड का क्या हुआ 20 + 15 35। फोर्थ थर्ड का क्या हुआ 35 में 10 और जुड़ गया 45। और नेक्स्ट का क्या हुआ 45 में 5 और जुड़ गया 50। और फिर फिफ्थ का क्या हुआ, अब यहाँ पर चूंकि मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई है तो वही जो फिफ्थ का है सॉरी फोर्थ यूनिट का है वही फिफ्थ यूनिट का भी हो गया। फिर क्या हुआ, अब ये -5 है तो 50 में से -5 निकाल गया तो 45 बचा।
इस तरीके से अगला -10 हुआ तो 45 में से -10 निकाला गया तो 35 बचा। यानी कि ये क्या है, ये हर यूनिट को एड ऑन करते हुए हम निकालते जाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए सेकेंड यूनिट का कंजम्पशन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यहाँ पर देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ यूटिलिटी क्या हो रही है, -5 जो है वो कम हुई है मार्जिनल यूटिलिटी के तौर पर देखें। लेकिन अगर रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी देखें तो ये 15 बढ़ी है, क्योंकि 2 यूनिट अब कंज्यूम हो गई तो दोनों को हम जोड़ेंगे। तो इस तरीके से यूटिलिटी हमको समझनी होती है। अब अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो जाहिर सी बात है, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक सर्टेन लेवल तक यूटिलिटी घटी है और एक जगह पर क्या हो गई है, 0 हो गई है। 5वीं यूनिट पे 0 हो गई है। इसके बाद क्या हुआ है, -5 और -10। तो देखिए मैंने ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। जो ये OY एक्सिस होता है इस पर हम लोग यूटिलिटी को शो करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी। और जो ये OX एक्सिस होता है इस पर हम शो करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स। तो देखिए अब जाहिर सी बात है, फर्स्ट यूनिट का मैक्सिमम कंजम्पशन है तो फर्स्ट यूनिट को यहाँ टच कर रहा है यानी 20 पर है। इसके बाद सेकेंड यूनिट पर 15 यानी यहाँ पर है। थर्ड यूनिट पे ऐसे फोर्थ यूनिट पे। ध्यान देने वाली बात है फिफ्थ यूनिट पे। फिफ्थ यूनिट पर क्या हुआ कि जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो कट कर रहा है, और कट कर रहा है वो उस पॉइंट को जब मिलाया जा रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। देखिए 0 हो गया। अब जब 0 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि फिफ्थ के बाद भी अगर कंज्यूम किया जा रहा है तो यूनिट में यूटिलिटी क्या हो जा रही है, नेगेटिव में जा रही। तो आप देखिए ये -5 में आ रहा है, यहाँ पर ये कहां पे आ रहा है, -10 पे आ रहा है। तो छठे और सातवें अगर यूनिट की हम यूटिलिटी में देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, नेगेटिव होती जा रही है, और टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रही है लेकिन नेगेटिव नहीं हो रही है। इसको ध्यान देने वाली बात है। तो अगर हम इस चार्ट में देखें तो सबसे पहली चीज जो क्लियर होने वाली है वो ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर यूटिलिटी के टर्म में देखें तो 0 भी हो रही है और नेगेटिव भी हो रही है, जबकि टोटल यूटिलिटी ना तो 0 अभी तक हुई है और ना ही नेगेटिव हुई है। हाँ ये जरूर है कि इनिशियली ये बढ़ रही है, जबकि इनिशियली क्या है, ये घट रही है। और इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद क्या हुआ है कि ये एक पॉइंट पे जहां पर ये मार्जिनल यूटिलिटी 0 हुई है वहां पर स्टेबल हुई है, इसीलिए 50-50 रहा, और उसके बाद फिर डिक्लाइन होना शुरू हो गया, डिमिनिश होनी शुरू हो गई। तो अगर हम लोग टोटल यूटिलिटी का रिप्रेजेंटेशन देखें तो देखिए जैसा मैंने बनाया कि शुरुआत से कुछ समय तक यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। देखिए 20 से लेके कहां तक बढ़ी, 50 तक लगातार बढ़ रही है। तो देखिए मैंने 50 तक इसको बढ़ा दिया, और इसके बाद क्या हुआ है, फिर 50 एक बार और हुआ, यानी फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट पे 50 ही है। तो ये देखिए इस पे ये स्टेबल हो गई है, और इसके बाद क्या हुआ है, डिक्लाइन हुई है। तो देखिए 45, 35, तो यहां पर ये डिक्लाइन होने लगी। इसका ये मतलब हुआ कि टोटल यूटिलिटी जो है वो 0 नहीं होती, वो नेगेटिव नहीं होती, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकती है। रिलेशन क्या है कि विद द एडिशनल कंजम्पशन द रेट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग व्हाइल टोटल यूटिलिटी इज राइजिंग। टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं तो हर अगली यूनिट के साथ मार्जिनल यूटिलिटी घट रही होती है और टोटल यूटिलिटी बढ़ रही होती है। बट आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन या आफ्टर द पॉइंट ऑफ जीरो सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इसी को हम कहते हैं कि इसके बाद कंज्यूमर के पास अब नहीं रह जाता है कंज्यूम करने का। ये है, इसको कह सकते हैं हम आप कि वो पॉइंट है जिस पर अब कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए अब नहीं तैयार है, वो पूरी तरह सेटिस्फाई हो चुका है, उसकी जो नीड है वो पूरी तरह फुलफिल हो चुकी है। तो आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्लाइन एज अ नेगेटिव यूनिट, बट टोटल यूटिलिटी इज डिक्लाइन बट नॉट इन नेगेटिव यूनिट। ये यहां डिक्लाइन तो होगी लेकिन नेगेटिव यूनिट नहीं होगी, और ये डिक्लाइन होते होते क्या हो रही है, नेगेटिव यूनिट हो जा रही है। तो ये आपका रिलेशन है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का। यानी अगर एक बार पूरे तरीके से निगाह डालें और मोटा मोटा तौर पर आप नोट्स बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी आप लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू मार्शल इसे कोड कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्शल को जरूरी है कोड करना। इसके बाद ये अजम्पशंस लिखिएगा, और जैसा मैंने हमेशा कहा है कि अजम्पशन को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो अजम्पशंस को पूरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा।
और फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ डाल करके आप इसको दिखा दीजिएगा। ये जो शेड्यूल मैंने बनाया, एक तरफ लिखेंगे यूनिट्स, एक तरफ लिखेंगे एमयू यानी मार्जिनल यूटिलिटी, एक तरफ टोटल यूटिलिटी, ये आप दिखा दीजिएगा और इसके बाद आप ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है। तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और इस लेक्चर को अब हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, इससे ज्यादा हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए हमारे साथ।